कंपनी के एमडी और सीईओ राकेश शर्मा सर हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। शर्मा सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो हम इस क्वार्टर के बारे में ही जानना चाहेंगे, क्या हाइलाइट्स, क्या ट्रिगर्स रहे जिस तरह के नंबर्स आए हैं। खासतौर से अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके, लोन्स और एडवांसेस के टर्म्स में ये तिमाही कैसी रही है? गुड आफ्टरनून मैडम। जैसा कि आपने उचित कहा कि ये क्वार्टर हमारे लिए काफी अच्छा रहा, क्योंकि देखिए जैसे पिछले 4 वर्ष में बैंक पीसीए में था और बहुत सारी लार्ज कॉर्पोरेट और मिड कॉर्पोरेट एडवांसेस में देने में काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। हम खाली रिटेल में बढ़ रहे थे। अब ये पहली बार इस साल में 4 साल के बाद ऐसा हुआ है जब हमारी बैलेंस शीट में और एडवांसेस में ओवरऑल टोटल ग्रोथ दिखी और कॉर्पोरेट एडवांसेस में भी ग्रोथ हुआ। हमने जो टारगेट किया था 8 से 10% वृद्धि का, तो करीब 7% हम वृद्धि दिखा पाए हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी भी आप अगर फुल ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो 1359 करोड़ से बढ़कर हमारा प्रॉफिट 2439 करोड़ हो गया, जो कि 79% इंक्रीज है। और ओवरऑल सभी पैरामीटर्स में, चाहे वो आरओए हो, आरओई है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो है, नेट एनपीए कम होकर 1.27 हो गया और कैपिटल एडिक्वेसी जो है बढ़कर 19% हो गई है। ओवरऑल बैंक काफी अच्छी स्थिति में है और पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि इसका टर्न अराउंड हो चुका है। ओके सर, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स रहे, किन फैक्टर्स के दम पर आपने इतने बेहतरीन नंबर्स हासिल किए हैं? कुछ एक ऐसे फैक्टर्स रहे जिनका खासा योगदान रहा है? देखिए, वैसे तो ओवरऑल सभी फैक्टर्स, जैसे ग्रोथ मैंने बताया, एडवांसेस में भी ग्रोथ हुई, बट मेन जो हम कुछ अगर 4-5 चीजें देखना चाहेंगे तो एक क्या है कि हमारा जो लो कॉस्ट डिपॉजिट्स पहले करीब 3 साल पहले 38% होते थे, अभी बढ़कर 56% हो गए हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो बढ़कर सब्सटेंशियली काफी कम आया। और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो 30 सितंबर 2018 को 5.41 था और 31/3/2021 में 3.91 था, ये कम होकर 3.56 हुआ। तो इससे क्या है, हमको हालांकि बुक ग्रो नहीं हो रही थी, पर जो हम कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम कर पाए उससे हमको नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ाने में काफी सहायता मिली। एक तो ये रहा। और दूसरा, ट्रेजरी से भी अच्छा हमारा, क्योंकि इनकम अच्छा हुआ। और रिकवरी जो है 5,000 करोड़ की हम जो पुराने लोन्स में है उसमें रिकवरी भी कर पाए। तो इस तरह से सब मिलाकर ओवरऑल सभी फैक्टर्स में चौतरफा इंप्रूवमेंट हुई है। तो इस वजह से हम अच्छे रिजल्ट दे पाए। पॉइंट टेकन। सर, आपने बताया कि नेट इंटरेस्ट इनकम में यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली। आपका अनएडजस्टेड एनआईआई सर देखते हैं तो सालाना आधार में यहाँ पर एक गिरावट दर्ज हुई है सर। कुछ टैक्स रिफंड रहा है सर आपके बेस क्वार्टर में? अगर आप बता सकें कि एग्जैक्टली ये क्या टैक्स रिफंड एडजस्टमेंट था? नहीं, क्या हुआ था कि जैसे हमारा पिछले साल मार्च क्वार्टर में जो हमको एक इनकम टैक्स रिफंड, करीब 15 साल पुराना हमारा एक इनकम टैक्स केस चल रहा था, तो जो हमको रिफंड मिला उसमें, क्योंकि बहुत पुराना था तो इसलिए 1300 करोड़ तो उस पर इनकम ही मिल गई, हमको इंटरेस्ट मिला। तो उसकी वजह से मार्च के नंबर जो है थोड़े, उसकी वजह से तो अनयूजुअल फ्लो था। बट इस बार वो अनयूजुअल फ्लो नहीं है, इसलिए अगर हम उसका इम्पैक्ट हटा दें तो हमको ओवरऑल इसमें जो है 19% की वृद्धि क्यूओक्यू हुई। वाईओवाई में 26% की वृद्धि हुई, क्योंकि वो क्या है, वो वन ऑफ इनकम, जो कि हर बार ऐसा इनकम टैक्स रिफंड प्राप्त नहीं होता है। इम्पैक्ट हटाएं तो ग्रोथ अच्छी हुई। ओके सर, पॉइंट टेकन। अच्छा सर, ये तो हमने देख ही लिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कल ही हमने देखा एकाएक रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि हुई है। हमने देखा कि आपकी तरफ से भी लेंडिंग रेट्स हैं वो बढ़ाई गई हैं। तो क्या ये तत्काल प्रभाव से आप अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर रहे हैं? और हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो रेट्स में वृद्धि है, गोइंग फॉरवर्ड आउटलुक आप कैसा देख रहे हैं? नहीं, पहले तो मैं एक चीज में थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि अभी हमने रेट्स इमीडिएटली बढ़ाए नहीं है। शायद आईडीबीआई आरबीआई ने 0.4% बढ़ाया। हम जो आधार से लिंक्ड हमारे रेट हैं, हम क्वार्टरली इंक्रीज करते हैं, जो कि हमारा पिछली बार क्वार्टर में 12 अप्रैल में सेम रहा था। तो अब जो नेक्स्ट 3 क्वार्टर के बाद में तब बढ़ेगा, तो इमीडिएटली नहीं बढ़ा है, वो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। नंबर 2, यस, क्योंकि ये क्या हो गया था कि ये तो जो कल सरप्राइज आरबीआई ने बढ़ाया, बट इसकी अंदेशा तो पहले से ही था, क्योंकि जो इन्फ्लेशन के रेट्स थे वो थोड़ा जो बढ़ोतरी की तरफ जा रहे थे, तो ऐसा अंदेशा था, अनुमान था कि रेट्स बढ़ेंगे। तो उसके हिसाब से हमने अपने आप को पहले से एडजस्ट कर लिया है। और जो इसका इम्पैक्ट आएगा उससे हमको प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ही होगी, कोई नुकसान नहीं होने वाला।
सर आप वो नंबर दे पाएंगे, ये आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर के लिहाज से कह रहे हैं या ये इस वित्त वर्ष के लिहाज से बोल रहे हैं? नहीं, जैसे क्या होता है कि जैसे ये दो चीजें हैं, जो हमारा जो ट्रेजरी का पोर्टफोलियो है, हाँ। हमने अपने उसको मॉडिफाइड ड्यूरेशन के बेस पे M2M लॉसेस रहते हैं। ठीक सो है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन को हमने कर कम करके पहले से ही हमारा 1.30 है, तो वो जो इम्पैक्ट है बहुत मिनिमम इम्पैक्ट आएगा। हाँ। और उसके बाद में क्या होता है कि जब राइजिंग इंटरेस्ट सिनेरियो है, तो जी। डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट रेट्स तो धीरे धीरे बढ़ेंगे, जबकि एडवांसेस के अभी इमीडिएटली तो जैसे मैंने क्लैरिफाई किया हाँ नहीं जी। बढ़ाया, पर 2 महीने बाद बढ़ेंगे ही। तो हाँ। बढ़ेंगे तो क्या है कि टेम्परेरीली हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन में स्टार्टिंग में हाँ। कुछ इंप्रूवमेंट रहता है, तो अच्छा। उससे जो कुछ पॉजिटिव जो M2M लॉसेस थोड़े बहुत होंगे वो इंप्रूवमेंट से अफेक्ट हो जाएंगे। हाँ। तो नेट टू नेट ज्यादा बैंकों को कोई मेरे हिसाब से ज्यादा फायदा या नुकसान नहीं होगा। सो ये प्रॉफिटेबिलिटी वी विल बी एबल टू इम्प्रूव मेंटेन। हम अपने जो ओके। हमारा ROA लेवल है, हाँ। हमने आपकी बोला हुआ है कि हम 1% पर ले जाएंगे, वो हम मेंटेन कर पाएंगे। तो सर आपकी बात से फिर मुझे ये लग रहा है कि ये रेट बढ़ोतरी भी अगर होगी, जैसा आप कह रहे हैं कि 2 महीने बाद इफेक्टिव होगी आपकी तरफ से, डिमांड पे कोई असर? मैं एक्चुअली रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ से ये सवाल आपसे जानना चाह रही थी, क्योंकि ये जो एक एरिया है, इंडस्ट्री है, काफ़ी प्राइस सेंसिटिव है। या मैं आपसे सहमत हूं कि प्राइस सेंसिटिव है, बट इसके साथ में ही अदर फैक्टर्स भी रहते हैं। ये जो लोन का इम्पैक्ट है, उस पे जो रेट्स हैं, अभी तक सभी लोग एंजॉय कर रहे थे लोअर इंटरेस्ट रेट्स, और फिर भी जो क्योंकि RLR से लिंक है, तो नेचुरली रेट तो थोड़ा बढ़ेंगे। हाँ। बट ये जो मोर देन इंटरेस्ट रेट्स प्राइस सेंसिटिव थोड़ा है, लेकिन ये कंपोनेंट जो होता है वो कोई बहुत ज्यादा कंपोनेंट नहीं रहता है। सो अदर इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहे हैं और अगर कैपिटल अप्रिसिएशन हो रहा है, तो उससे कंपनसेट हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि रियल एस्टेट की डिमांड पे कुछ ज्यादा इफेक्ट आएगा। ओके सर, वैसे तो आपने क्लैरिफाई किया पिछले सवाल में ही कि आपके निम्स के लिए अच्छा ही है, थोड़ा सा आपके मार्जिन्स के लिए अच्छा ही रहेगा, लेकिन क्या ये सिर्फ छोटी अवधि के लिए है, आने वाले कुछ क्वार्टर्स के लिए, या ऑल इन ऑल आपके निम्स कंट्रोल में रहने वाले हैं? कोई डिक्लाइन इन स्प्रेड्स गोइंग फॉरवर्ड? नहीं, डिक्लाइन तो नहीं होगा। Okay. हमारा जैसे अभी 3.59% का निम है। हाँ. तो हमारा प्रयास ये रहेगा और हमारा टारगेट भी यही है कि 3.5 से 3.75% के आसपास निम रहेगा। हाँ. बट वो क्या होता है कि जो थोड़ा सा निम मार्जिनली बढ़ेगा, तो वो जो क्योंकि राइजिंग रेट इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में ट्रेजरी में मार्क टू मार्केट लॉसेज आ जाते हैं, तो उसका ये इम्पैक्ट नलिफाई हो जाएगा। सो दैट इज वाई हम कल कह रहे थे कि प्रॉफिट में ओवरऑल कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। Okay. बट निम बढ़ेगा, थोड़ा सा M2M लॉसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, तो इसलिए वो नलिफाई हो जाता है। पॉइंट टेकन। शर्मा जी जी जी, सर आपकी जो प्रेजेंटेशन थी, आपने बहुत सारे एरियाज में फोकस किया, हम देख रहे थे, उसमें से कुछ एक एरियाज में हमें क्लैरिटी चाहिए सर। पहला तो ये कि NPAs उसका भार घटाने के लिए रोड मैप किस प्रकार का है, और फिनटेक्स के साथ टाई अप पर सर वहाँ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अगर आप दे पाते। आपने सही कहा, जैसे ग्रोस NPA नंबर जो है हमारा स्लाइटली हाई दिखता है, क्योंकि हाँ. पहले भी जैसे मैंने 2 साल पहले बताया 31% था, तो अभी जो है 19% है। क्योंकि हमारे हालांकि जैसे जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है, हमने 97% का प्रोविजन किया हुआ है, और अगर हम चाहें तो टेक्निकल हिसाब से एज पर RBI गाइडलाइंस आल्सो 100% जो प्रोवाइडेड अकाउंट है उनको हम राइट ऑफ कर सकते हैं, तो मेरा ग्रॉस NPA भी 2% से कम आ जाएगा। बट वो अभी हम टैक्स इम्प्लीकेशंस की वजह से राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं। बट नेट NPA अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो नेट NPA है। तो आप देखेंगे कि नेट NPA मेरा 1.27 है, जो कि काफी अच्छी पोजीशन में है। तो इस हिसाब से ही, बट फिर भी ग्रोस NPA, क्योंकि इस वर्ष में थोड़ा सा ये NARCL की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, कुछ अकाउंट यहाँ पर ट्रांसफर होंगे, कुछ रिकवरी होगा, तो मेरा टारगेट है कि 31 मार्च 2023 तक जो ग्रोस NPA हमारा 14% से कम हो जाएगा। सो 5% हम, मेरे ख्याल में हमारा टारगेट है कि हम कम कर पाएंगे, और इसी तरह नेट NPA लगभग इसी पोजीशन में रहेगा। तो ये है। आज जहां तक आपका फिनटेक का प्रश्न है, हाँ. हमने अभी हमारे बोर्ड ने फिनटेक की पॉलिसी अप्रूव की है, और कुछ फिनटेक कंपनियों से हमारी बात चल रही है, क्योंकि ये दोनों फिनटेक कंपनी और बैंक एक दूसरे को सपोर्ट करके एंड नेट टू नेट दोनों को ही विन विन सिचुएशन करके फायदा हो सकता है। ओके, पॉइंट टेकन। चलिए, हमने बहुत सारे नंबर्स पर बात की है, और आगे गोइंग फॉरवर्ड शर्मा सर हमें ये भी बता रहे थे कि किस प्रकार से निम्स एंड गोइंग फॉरवर्ड ग्रॉस NPA को कर्व करने का इरादा है। एंड ऑफ कोर्स वित्त वर्ष 2023 तक वो मानते हैं कि 31 मार्च तक इसे
परसेंट से वो और रिड्यूस करेंगे, 14% के आसपास ले आएंगे। लेकिन अभी बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब लेने बाकी हैं। हम जल्द लौटेंगे। सर बने हुए हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। आईडीबीआई बैंक ने अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं और उन्हीं पर हम बात कर रहे हैं। कंपनी का मैनेजमेंट हमारे साथ है। राकेश शर्मा सर से हमारी बातचीत जारी थी ब्रेक पर जाने से पहले। शर्मा सर, मैं अब आपसे जानना चाहूँगी, वित्त वर्ष 2023 के लिए आपका लोन को लेकर, डिसबर्समेंट ग्रोथ को लेकर सर क्या आउटलुक है? इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए हमारा जो टारगेट है वो 10 से 12% की वृद्धि का है। और जो इस बार वृद्धि हम जो टारगेट कर रहे हैं वो सभी प्रकार के लोन्स में, कॉर्पोरेट लोन्स में और रिटेल, एमएसएमई और एग्रीकल्चर, सभी में 10 से 12% की वृद्धि का हमारा टारगेट है। ओके सर, इसके अलावा आप अगर बता सके LIC का और सरकार का जो स्टेक है आईडीबीआई में सर, उसको लेकर अभी क्या डेवलपमेंट है, अगर आप कुछ शेयर कर सकें। देखिए, पहले भी शायद एक बार हमने चर्चा की थी कि ये तो दीपम जो है डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट है, वो इसको हैंडल कर रहे हैं। और अभी जैसा उन्होंने पहले बताया था कि EOI शॉर्टली शायद वो इश्यू करने वाले हैं, और जैसे ही EOI इश्यू होगा उसके बाद में रोड शोज वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे ये प्रोसेस, उम्मीद है इस फाइनेंशियल ईयर में काफी कुछ आगे बढ़ जाएगा। ओके सर, एक और सवाल है सर, स्टेक सेल से रिलेटेड है। अभी हाल ही में आईडीबीआई बैंक के बोर्ड ने जो एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है उसकी 25% स्टेक एजिस इंश्योरेंस इंटरनेशनल NV को बेचने को मंजूरी दी है। प्लस जो अराउंड 26% के आसपास स्टेक है NSDL में, उसका भी 11.1% स्टेक सेल को मंजूरी मिली है। सर उस पे मैं ये जो हिस्से की बिकवाली है, स्टेक सेल है, उस पर मैं अपडेट जानना चाह रही थी। देखिए, अभी एक चीज तो मैं पहले ये स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि अभी जो हम स्टेक सेल वगैरह कर रहे हैं ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर रहे हैं। अदरवाइज हमारी जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो काफी कंफर्टेबल है, 19% है। सो अब डायरेक्टली आपका जो प्रश्न है, नंबर 1 जो एजियस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस है, उसमें जब हमने पहले उनको 23% स्टेक बेचा था तो उसमें ये क्लास था कि वो उनको कॉल ऑप्शन का अधिकार रहेगा। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने फॉरेन जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको 74% तक की इक्विटी के लिए मंजूरी दे दी है, तो इसलिए उन्होंने जो रिमेनिंग 25%, क्योंकि अभी उनका 49% शेयर चल रहा है, तो 25% के लिए उन्होंने कॉल ऑप्शन, जब भी वो एक्सरसाइज करेंगे तो हम उनको बेच देंगे। So, पहले तो एजियस फेडरल में। जहां तक ये जो NSDL का सवाल है, उसमें भी क्योंकि जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें हम 15% से ज्यादा स्टेक नहीं रख सकते, और जबकि हमारा ऑलरेडी 30% स्टेक है, तो इसलिए हमको 11% जो है वो, इसलिए वो 15% के बीच में लाने के लिए वो हम बेचेंगे। ओके, पॉइंट टेकन सर। राकेश शर्मा सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से कंपनी के नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर बात करने के लिए।